बुढ़िया बेकार औरत, मेरे घर से निकल जाओ। मूसलाधार बारिश के बीच एक ठंडी चीख गूंज उठी जब लक्ष्मी अम्मा अपने घाव को पकड़े हुए लड़खड़ा रही थीं। यह लक्ष्मी की कहानी है, एक माँ जिसने अपना पूरा जीवन धैर्य में बिताया, जिसे उसी के बेटे और बहू ने सड़कती है पर निकाल दिया, लेकिन फिर संयोग से नदी में बहते एक बच्चे को बचाया और उसे पाला। 20 साल बाद वह लड़का एक करोड़पति बन गया और वापस आकर ऐसा बदला चुकाया कि पूरा गांव आंसुओं में डूब गया। लक्ष्मी स्वभाव से बहुत ही शांत और सहनशील थी। जब से उनकी शादी हुई थी, उन्होंने हमेशा अपने पति और बेटे को खुद से ऊपर रखा था। उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। उनके पति की जल्दी मृत्यु हो गई और उन्होंने अकेले ही मेहनत करके अपने बेटे को पाला पोसा। उनकी सारी उम्मीदें और सारा प्यार उसी पर टिका था। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, बस यही चाहती थी कि उनके बेटे को एक अच्छी पत्नी मिले, परिवार खुश रहे और वह अपना बुढ़ापा शांति से गुजार सके। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, जीवन उतना आसान नहीं था। जिस दिन से उनके बेटे रमेश ने शादी की, लक्ष्मी को बदलाव महसूस होने लगा। उनकी बहू माया शादी से पहले ही गर्भवती थी और ससुराल आते ही खुद को घर की मालकिन समझने लगी। लक्ष्मी कठोर नहीं थी, वह समझती थी कि गर्भावस्था में स्वभाव बदल जाता है, इसलिए वह सब कुछ सहती रही। जब भी माया कुछ कड़वा बोलती, वह खुद से कहती, कोई बात नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, घर की शांति के लिए थोड़ा सहना ही ठीक है। लेकिन कड़वी बातें दिन बढ़ती गईं और यह माया की आदत बन गई। परिवार का भोजन, जो कभी एक साथ खुशी का समय होता था, अब वहाँ हौसी की जगह असहज नज़रें और भारी सांसें होती थीं। एक बार सिर्फ इसलिए कि लक्ष्मी बहू की नापसंद की सब्जी ले आईं। उसने भरे खाने की मेज पर ताना मारा कि बूढ़े लोगों को आजकल के स्वाद का क्या पता। लक्ष्मी ने बस एक फीकी मुस्कान दी और चुपचाप वह सब्जी अपनी थाली में डाल ली, मानो उन कड़वे शब्दों को भी निगल गई हूँ। वह अपने बेटे और अपने होने वाले पोते के बारे में सोचकर कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उनकी चुप्पी ने माया को और भी ढीठ बना दिया। रमेश, जो पहले बहुत आज्ञाकारी था, अब अपनी पत्नी की तरफ झुकने लगा था। शायद वह सोचता था कि माँ तो बूढ़ी हो गई हैं, सब कुछ भूल जाएंगी, बस उसकी पत्नी और बच्चा खुश रहने चाहिए। फिर वह मनहूस दिन आ ही गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी, जैसे किसी अनहोनी का संकेत हो। लक्ष्मी बाजार से दोपहर के खाने के लिए कुछ सब्जियां और सामान खरीदने गई। वहाँ उन्होंने आम का अचार देखा और उन्हें याद आया कि उनके पति को ये कितना पसंद था और उनके बेटे ने भी बचपन में इसे बहुत चाव से खाया था। उन्होंने सोचा कि आज घर में कुछ अलग बनाती हूँ, शायद बहू को भी पसंद आ जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने अचार की कटोरी मेज पर रखी, माया ने अपना चेहरा बना लिया। वह अपना पेट पकड़कर चिल्लाने लगी कि इस गंध से उसे उल्टी आ रही है। माँ, आपको नहीं पता कि गर्भवती महिला को किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। आपने घर में यह क्यों बनाया? उसकी आवाज़ तीखी थी और उसकी आंखों में सारा दोष लक्ष्मी पर मढ़ने का भाव था। लक्ष्मी ने तुरंत माफ़ी मांगी और अचार की कटोरी हटाने लगी, यह समझाते हुए कि उन्हें नहीं पता था कि इस गंध से उसे इतनी परेशानी होगी। लेकिन माया ने उनकी एक न सुनी। उसने लक्ष्मी के हाथ से कटोरी झपट ली। अचार पूरे फर्श पर फैल गया और उसकी तेज़ गंध पूरी रसोई में भर गई। आग में घी डालने जैसा काम हुआ। माया चिल्लाने लगी और लक्ष्मी को धक्का दे दिया। लक्ष्मी लड़खड़ा गई और संतुलन बनाने की कोशिश करने लगी। इस अफरा तफरी में उन्होंने बचाव के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन माया का संतुलन बिगड़ गया और वह फिसल कर फर्श पर गिर पड़ी। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि लक्ष्मी हैरान रह गई। वह उसे उठाने के लिए झुक पाती, इससे पहले ही दरवाज़ा खुला और उनका बेटा रमेश वहाँ आ गया। उसने अपनी पत्नी को फर्श पर पड़ा देखा, जो पेट पकड़कर रो रही थी। माँ, तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? उसकी चीख चाकू की तरह चुभ गई। लक्ष्मी ने घबराकर सिर हिलाया और हकलाते हुए कहा, बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया।
लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही माया ने रोते हुए शिकायत की कि लक्ष्मी ने उसे जानबूझकर धक्का दिया है। रमेश ने गुस्से में एक और सवाल पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा और अपनी माँ को ऐसे देखा जैसे वह कोई अजनबी हो। कुछ ही मिनटों के बाद बाहर बारिश और हवा के शोर के बीच लक्ष्मी को घर से निकाल दिया गया। उनके पुराने सूटकेस में कुछ कपड़े भरकर दरवाजे पर रख दिए गए। उनका बेटा अपनी पत्नी को सहारा देते हुए खड़ा रहा और लक्ष्मी उस ठंडी बारिश में अकेली खड़ी रह गईं। बारिश के पानी के साथ उनके आंसू भी मिल गए जो उनके झुर्रियों वाले चेहरे पर बह रहे थे। गांव की जानी पहचानी सड़क अचानक बहुत लंबी लगने लगी। लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद अगर वह देखती तो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उनके दिल में दर्द सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्हें बेटे ने निकाल दिया, बल्कि इसलिए कि उन्हें एहसास हुआ कि माँ बेटे का रिश्ता कितना नाजुक हो सकता है। सालों की कुर्बानी और सहनशीलता का अंत एक तूफ़ानी शाम में हुआ जब उन्हें अपने ही घर में एक अजनबी बना दिया गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रहीं। उनके पैर भारी थे और उनका मन पुराने दिनों की यादों में खो गया था, जब उनका बेटा उन्हें प्यार से माँ कहकर बुलाता था। बारिश में घर से निकलकर लक्ष्मी कीचड़ भरी गली से होते हुए नदी किनारे की ओर चल पड़ी, जहाँ उनके पति ने मछली पकड़ने के जाल की देखभाल के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई थी। वह झोपड़ी लंबे समय से खाली पड़ी थी। अंधेरा हो चुका था और बारिश की ठंडी हवा उनके चेहरे पर लग रही थी। झोपड़ी का दरवाज़ा टूटा फूटा था, जिसे हल्के से धकेलने पर ही खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। उन्होंने कांपते हाथों से माचिस जलाई। उन्होंने अपना पुराना सूटकेस नीचे रखा और एक कोने में बैठकर अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। बाहर नदी का पानी बहने की आवाज़ गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद बारिश अचानक और तेज़ हो गई। बारिश और पानी की आवाज़ के अलावा उन्हें कुछ और भी सुनाई दिया, जैसे कोई इंसान बुला रहा हो या कोई जानवर झाड़ियों में चिल्ला रहा हो। उन्होंने सांस रोककर सुना। आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी। फिर आवाज़ थोड़ी और साफ हो गई। वह तुरंत उठी। उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने कोने में रखी पुरानी लालटेन जलाई और गीली रेत पर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगी। वह आवाज़ अब और साफ हो गई थी और उन्होंने महसूस किया कि ये एक बच्चे के रोने की आवाज़ है। हे भगवान, इस समय यहाँ किसका बच्चा हो सकता है? वह बुदबुदाई और अपनी लालटेन ऊंची करके देखने लगी। तभी एक बिजली चमकी और उस तेज़ रोशनी में उन्होंने पानी के बीच में एक टोकरी को बहते हुए देखा। वह चिल्लाई, रुको, माँ आ रही है। फिर बिना कुछ सोचे वह ठंडे पानी में उतर गईं। पानी उनके घुटनों तक आ गया था। उन्होंने एक हाथ से लालटेन ऊंची पकड़ी और दूसरे हाथ से उस अजीब चीज़ की ओर बढ़ने की कोशिश की। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ फिर से आई। उन्होंने एक और कदम बढ़ाया, लेकिन कीचड़ में उनका पैर फिसल गया और वह लगभग गिर गईं। लालटेन हिलने के बाद बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब बिना रोशनी के उन्होंने अपनी याददाश्त के सहारे उस जगह को खोजने की कोशिश की जहां उनके पति जाल बिछाते थे। वह पानी में और नीचे झुकी और अपने हाथों से जलकुंभी को हटाते हुए आगे बढ़ी। वह चीज़ अब करीब थी। उन्होंने एक ठंडी गीली टोकरी का किनारा महसूस किया। उन्होंने टोकरी को कसकर पकड़ा और उसे किनारे की ओर खींचने लगी। जब टोकरी घास के किनारे पर पहुंची, तब उन्होंने अंदर झांका। अंदर एक छोटा सा बच्चा पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसके बाल माथे पर चिपके हुए थे और उसका शरीर ठंड से नीला पड़ गया था। उसके होंठ कांप रहे थे और उसने डर के मारे टोकरी का किनारा कसकर पकड़ रखा था। मेरे बच्चे, वह बस इतना ही कह पाई। उन्होंने अपना एकमात्र गर्म कपड़ा उतारा और बच्चे को उसमें लपेटकर अपने सीने से लगा लिया ताकि उसे गर्मी मिल सके। थोड़ी देर बाद बच्चे की सांसें थोड़ी धीमी हो गई। वह उसे और टोकरी को उठाकर ऊंचे किनारे पर ले आईं। झोपड़ी में वापस आकर उन्होंने आग जलाई। आग की रोशनी में बच्चे का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह एक गोल चेहरे वाला प्यारा बच्चा था। उन्होंने अपने हाथों को गर्म किया और उसके गालों पर रखा।
उन्होंने अपने पुराने सूटकेस से एक ऊनी कपड़ा निकाला जो थोड़ा गीला था लेकिन अभी भी ठीक था। उन्होंने उसे आग पर सुखाया और बच्चे को पहना दिया। वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रहा था। तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने धीरे से पूछा, जैसे वह हवा को जगाने से डर रही हो। कोई जवाब नहीं आया, बस एक धीमी सांस की आवाज़ थी। उन्होंने एक छोटे बर्तन में थोड़ा बारिश का पानी उबाला और उसमें अदरक का एक टुकड़ा डाला जो वह हमेशा अपने पास रखती थी। उन्होंने थोड़ा अदरक का पानी एक कटोरी में निकाला, उसे ठंडा किया और एक कपड़े में भिगोकर कुछ बूंदें बच्चे के होठों पर लगाईं। उसने मुश्किल से निगला लेकिन पी लिया। बाहर बारिश अभी भी बरस रही थी। उन्होंने बच्चे को आग के पास खींचा और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उनके दिल में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे उनके सीने से बच्चे के सीने तक एक पतला धागा जुड़ गया हो। उन्हें अपने बेटे के बचपन के दिन याद आ गए। बच्चा सो रहा था, उसकी पलकें बंद थीं। जब उनका हाथ बच्चे की गर्दन पर लगा तो उन्होंने कंधे के पास कमल के बीज के आकार का एक छोटा गुलाबी जन्म चिन्ह देखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा कि अभी बस बच्चे का सुरक्षित रहना ज़रूरी है। उन्होंने एक छोटी सी पतीली में मुट्ठी भर चावल से पतली खिचड़ी बनाई। जब खिचड़ी पक गई तो उन्होंने उसे एक कटोरी में निकालकर ठंडा किया। बच्चा जाग गया और चारों ओर देखने लगा। उसकी पहली नज़र उस बूढ़े चेहरे पर पड़ी जो उस पर झुका हुआ था। थोड़ा खा लो, उन्होंने धीरे से कहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह खोल दिया। हर चम्मच के साथ उसका गला थोड़ा कम सूखा महसूस हो रहा था। उस तूफानी रात के बाद लक्ष्मी बच्चे को अपनी झोपड़ी में ले आई। बच्चा कांप रहा था, उसके होंठ नीले थे और सांसें कमज़ोर थीं। अगली सुबह लक्ष्मी ने देखा कि बच्चे का शरीर तप रहा था, उसे तेज़ बुखार था। वह घबरा गई और गीले कपड़े से लगातार उसका माथा पोंछने लगी, लेकिन तापमान बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें पता था कि इसे दवा की ज़रूरत है। वह बच्चे को एक पुराने शॉल में लपेटकर गांव के हर घर में पैसे उधार मांगने गई। कुछ ने थोड़ी मदद की, कुछ ने बस सिर हिला दिया। एक ने ताना मारा, पराए बच्चे को पालने से क्या फ़ायदा? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने पुराने दयालु पड़ोसी शर्मा जी के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। शर्मा जी ने बिना कुछ कहे उन्हें कुछ पुराने नोट दिए और दवा खरीदने के लिए कहा। उस पैसे से उन्होंने गांव की छोटी सी दुकान से बुखार और एंटीबायोटिक दवाइयाँ खरीदी। बच्चे को दवा पिलाते हुए वह उसे प्यार से सहलाती रही। 2 दिनों तक वह एक पल के लिए भी नहीं सोई। आखिरकार तीसरे दिन बुखार कम होने लगा। बच्चे ने अपनी आंखें खोलीं और उसका छोटा सा हाथ लक्ष्मी का हाथ खोजने लगा। लक्ष्मी मुस्कुराई। तुम्हारा नाम रोहन होगा, उन्होंने फुसफुसाया। रोहन का मतलब है रोशनी, उम्मीद। इसके बाद के दिन बहुत मुश्किल थे। शर्मा जी और गांव के कुछ युवकों ने पुरानी टिन की चादरों से उनकी झोपड़ी की छत बनाने में मदद की। रोहन को पालने के लिए लक्ष्मी कोई भी काम करने लगी, जो भी उन्हें मिलता। खेतों में घास काटना, सब्जी के बागों में खाद ढोना। कड़ी मेहनत से उनके कंधे और झुक गए। लेकिन हर बार जब वह घर लौटती और रोहन को दरवाजे पर इंतज़ार करते हुए देखती तो उसकी मासूम मुस्कान उनकी सारी थकान दूर कर देती थी। गांव में हर कोई उनका समर्थन नहीं करता था। कुछ लोग ताना मारते, पराए बच्चे को पाल रही हो, बाद में वह तुम्हें छोड़ देगा तो क्या करोगी? वह बस प्यार से जवाब देती, अभी तो उसे मेरी ज़रूरत है। हर शाम काम खत्म करने के बाद वह रोहन को आग के पास बिठाकर परियों की कहानियाँ सुनाती थी। इस तरह नदी के किनारे एक नया परिवार बना, जो गरीब था लेकिन प्यार से भरा हुआ था। रोहन 7 साल का हो गया था और अब स्कूल जाने का समय था। लक्ष्मी के पास फीस, किताबों और कपड़ों के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वह जानती थी कि अगर रोहन पढ़ेगा नहीं तो उसका भविष्य भी इसी नदी के किनारे सिमट कर रह जाएगा। एक शाम जब रोहन सो रहा था, उन्होंने बिस्तर के नीचे से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। उसमें उनकी माँ की दी हुई एकमात्र यादगार चांदी की बालियों की एक जोड़ी थी। उन्होंने फैसला किया कि वह कल उन्हें बेच देंगी। अगले दिन उन्होंने बालियों को बेच दिया और जो पैसे मिले उससे आधे साल की फ़ीस और कुछ स्टेशनरी का सामान खरीदा।
स्कूल के पहले दिन रोहन ने सबसे साफ सुथरे पुराने कपड़े पहने थे। उसका बस्ता चावल की बोरी से बनाया गया था जिसे लक्ष्मी ने खुद सिला था। स्कूल में दूसरे बच्चे उसके अजीब बस्ते को देखकर हंसने लगे, लेकिन रोहन चुपचाप अपनी कक्षा में चला गया। उसकी टीचर, एक युवा और दयालु महिला, ने रोहन की स्थिति को समझा और उसकी कुछ फीस माफ़ करने में मदद करने का वादा किया। रोहन मेहनत से पढ़ने लगा। शाम को जब लक्ष्मी रसोई में आग जलाती, रोहन पास बैठकर जोर जोर से अपनी किताबें पढ़ता। उसकी मासूम आवाज़ उस छोटी सी झोपड़ी में गूंजती और लक्ष्मी की सारी मेहनत सफल हो जाती। एक शाम रोहन ने अपनी किताब बंद की और कहा, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं आपके लिए एक बड़ा घर बनाऊँगा ताकि आपको बारिश और हवा की चिंता न करनी पड़े। लक्ष्मी हौस पड़ी और उसके सिर पर हाथ फेरा। उस बच्चे का वादा एक गर्म लौ की तरह था जो उन दोनों के रास्ते को रोशन कर रहा था। जब रोहन 10 साल का हुआ तो गांव में एक बड़ा मेला लगा। लक्ष्मी रोहन को मेले में ले गई। वहाँ रोहन ने सब कुछ बड़ी बड़ी आंखों से देखा। रंग बिरंगी नावें, शेर का नाच और बाजार में तरह तरह की मिठाइयाँ और खिलौने। लेकिन जब उसने आसपास देखा तो पाया कि ज़्यादातर बच्चे अपने माता पिता के साथ थे। अचानक उसके मन में एक सवाल उठा। उसने धीरे से पूछा, माँ, मेरे असली माता पिता कौन हैं? लक्ष्मी एक पल के लिए रुक गई। उन्होंने रोहन को अपनी ओर खींचा और उसे गले लगा लिया। बेटा, मैं ही काफ़ी हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। रोहन ने सिर हिलाया। उसे अपनी माँ की बातों से शांति मिली। जब वे मेले में घूम रहे थे, अचानक एक तीखी आवाज़ सुनाई दी। अरे लक्ष्मी अम्मा, ये किसके साथ घूम रही हो? यह माया थी, उनकी पुरानी बहू। उसने रोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा, अनाथ को पालने से ज़िंदगी भर दुख ही मिलता है। ये शब्द लक्ष्मी के दिल में चुभ गए, लेकिन वह चुप रही। रोहन भी चुपचाप खड़ा रहा। उसकी काली आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक खामोश दृढ़ संकल्प था, जैसे वह खुद से वादा कर रहा हो कि एक दिन वह अपनी कीमत साबित करेगा। मेले के बाद गांव में यह अफवाह फैल गई कि रोहन नदी में बहकर आया था और उसके माता पिता का कोई पता नहीं है। स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। एक शाम जब वह स्कूल से घर लौट रहा था, कुछ लड़कों ने उसे रोक लिया। ओए, नदी के लड़के, तैरकर घर जाएगा। क्या एक लड़के ने उसे धक्का दिया और वह कीचड़ में गिर गया। उसकी किताबें मिट्टी में सन गईं। वे सब हंसने लगे। रोहन रोया नहीं, बस चुपचाप उठा और अपनी किताबें समेटने लगा। तभी लक्ष्मी वहाँ आ गई। उन्होंने बच्चों की भीड़ को दूर जाते देखा। वह घुटनों के बल बैठ गईं और अपनी साड़ी के पल्लू से रोहन के चेहरे पर लगी कीचड़ को पोंछने लगी। बेटा, तुम ठीक तो हो? रोहन ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ माँ, मुझे शर्म नहीं आ रही है। मुझे बस इस बात का दुख है कि वे नहीं जानते कि आप कितनी अच्छी हैं। ये सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोहन को कसकर गले लगा लिया। थोड़ी दूर पर उनका असली बेटा रमेश खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए कुछ हलचल हुई, लेकिन फिर वह मुड़कर चला गया। जब रोहन को शहर के एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल से छात्रवृत्ति के साथ प्रवेश पत्र मिला तो वह खुश भी था और चिंतित भी। इसका मतलब था कि उसे लक्ष्मी अम्मा से दूर जाना होगा। उस शाम जब उसने वह पत्र लक्ष्मी को दिखाया तो उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तुम बहुत ही 20 का होशियार हो, लेकिन शहर में सब कुछ मुश्किल होगा। क्या तुम सह पाओगे? रोहन ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं सह लूँगा माँ। उस दिन से लक्ष्मी उसके जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने उसके लिए एक पुराना बैग सिला और उसमें उसके सबसे अच्छे कपड़े, घर का बना अचार और एक हाथ से बुना हुआ रुमाल रखा। जिस दिन वह जा रहा था, लक्ष्मी ने उसे गर्म खिचड़ी खिलाई। बस के आने पर उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, कहीं भी रहो, हमेशा एक अच्छा इंसान बनना। समझे? रोहन ने कसकर उन्हें गले लगा लिया। बस चल पड़ी और रोहन ने खिड़की से बाहर देखा। लक्ष्मी वहीं खड़ी थी।
जब तक बस आँखों से ओझल नहीं हो गई तब तक हाथ हिलाती रहीं। शहर में रोहन ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किए। वह जो भी कमाता उसका एक हिस्सा हर महीने लक्ष्मी को भेजता। लक्ष्मी को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता। 20 साल बाद एक सुबह गांव की शांत सड़क पर एक काली चमकदार कार आकर रुकी। उसमें से एक लंबा अच्छे कपड़े पहने हुए युवक उतरा। किसी ने उसे तुरंत नहीं पहचाना, लेकिन वह रोहन था, जो अब एक सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति बन चुका था। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, हैं भगवान, यह क्या काम करता है कि इतना अमीर हो गया। रोहन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें बस लक्ष्मी को ढूंढ रही थीं। जब उसने उन्हें आंगन में झाड़ू लगाते देखा तो वह तेजी से आगे बढ़ा। माँ, उसकी धीमी आवाज़ सुनकर लक्ष्मी ने ऊपर देखा। उनकी आंखें पहले हैरानी से और फिर आंसुओं से भर गईं। उन्होंने झाड़ू छोड़ दी और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। रोहन सूटकेस अंदर ले गया और उसमें से एक बड़ा उपहार बॉक्स निकाला। माँ, मैं आपके लिए नए कपड़े लाया हूँ। फिर उसने मेज पर एक मोटी गड्डी रखी। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने बचाए हैं ताकि आप इस घर की मरम्मत करवा सकें। मैं आपको और तकलीफ़ में नहीं देख सकता। लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन के लौटने की खबर पूरे गांव में फैल गई। जल्द ही माया और रमेश भी वहां आ गए। माया ने मीठी आवाज़ में कहा, ओह, मेरा भतीजा वापस आ गया, कितना बड़ा और सफल हो गया है। रोहन ने माया को सीधे देखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उसने धीरे से कहा, क्या आपको याद है 20 साल पहले आपने मेरी माँ से क्या कहा था? रोहन पुरानी झोपड़ी के सामने उबड़ खाबड़ आंगन में खड़ा था। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। क्या आपको वह वाक्य याद है? माया एक कदम पीछे हट गई और ज़बरदस्ती मुस्कुराई। तुम क्या कह रहे हो बेटा? इतनी पुरानी बातें किसे याद रहती हैं? रमेश ने बीच में कहा, छोड़ो भी पुरानी बातों को, क्यों दोहराना। रोहन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। वह अपनी माँ की ओर मुड़ा और उसकी आवाज़ नरम हो गई। माँ, मैं इस घर को फिर से बनाना चाहता हूँ ताकि आपको फिर कभी बारिश और हवा से डर न लगे। लक्ष्मी हैरान थी। लेकिन बेटा, इसमें बहुत खर्च आएगा। आप जब भी सहने की आदी हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको डिबिस में देखने का आदी नहीं हूँ। रोहन ने दृढ़ता से कहा। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक छोटा सा कॉल किया। कुछ ही मिनटों के बाद उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि हर कोई सुन सके। हाँ अंकल, आज ही कारीगरों को भेज दीजिए। मेरी माँ के घर की तत्काल मरम्मत की ज़रूरत है। उस दिन के बाद रोहन का गांव में घर बनवाना एक गर्म विषय बन गया। माया ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि उसने ईमानदारी से पैसा कमाया है? आजकल इतनी जल्दी पैसा कमाना ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लक्ष्मी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चुप रही। लेकिन फिर गांव की एक बूढ़ी औरत, जिसने उस तूफानी रात को सब कुछ देखा था, ने सबको सच्चाई बताई। उसने बताया कि कैसे लक्ष्मी ने नदी से एक बच्चे को बचाया था और उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार से पाला था। उस बूढ़ी औरत ने यह भी सुना था कि लक्ष्मी ने बच्चे को गले लगाते हुए कहा था, आज से तुम मेरे बेटे हो। यह कहानी सुनकर गांव वालों की राय बदल गई। लोग अब रोहन की तारीफ करने लगे कि वह कितना भाग्यशाली और नेक बेटा है। माया यह सुनकर जल भुन गई। एक दोपहर माया रोहन से एक कैफ़े में मिली। सीधे सीधे बात करते हैं। अब तुम अमीर हो गए हो, तुम्हें अपने भाई बहन के बारे में भी सोचना चाहिए। रोहन ने धीरे से अपनी कॉफ़ी का कप नीचे रखा। उसकी आंखें स्टील की तरह ठंडी थीं। मैंने पहले ही साझा कर दिया है। माया ने भौहें सिकोड़ी। क्या साझा किया? मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैंने गांव वालों के सामने पुरानी बातों को न दोहराकर साझा किया है। रोहन ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा। माया का चेहरा पीला पड़ गया। उसे मेले में कहीं अपनी कड़वी बातें और रोहन के प्रति अपना तिरस्कार याद आ गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रोहन की शांत और डरावनी नज़रों के सामने उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
रोहन कई बार लक्ष्मी को शहर ले जाना चाहता था, लेकिन वह हमेशा मना कर देती थी। लेकिन नया घर बनने के बाद रोहन के जोर देने पर वह मान गई। शहर में वह ऊंची इमारतों और व्यस्त सड़कों को देखकर हैरान थी। एक दिन रोहन उन्हें एक सुपरमार्केट में ले गया। लक्ष्मी हर चीज़ को आश्चर्य से देख रही थी। जब वे फल चुन रहे थे, एक बुजुर्ग अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति उनके पास आकर रुके। उस व्यक्ति की नज़रें रोहन पर टिक गईं। लक्ष्मी ने उस व्यक्ति को देखा और अचानक चौंक गईं। वह चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, विक्रम जी है ना? उस आदमी ने लक्ष्मी को देखा, फिर उसका ध्यान रोहन पर गया। उसने रोहन के चेहरे की बनावट, उसकी आँखों और उसके खड़े होने के तरीके को ध्यान से देखा, जिसमें एक अविश्वसनीय समानता थी। उसने रोहन से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा जन्म किस साल हुआ? रोहन ने विनम्रता से जवाब दिया, जी, मेरा नाम रोहन है और मेरा जन्म 2003 में हुआ था। यह सुनकर वह व्यक्ति विक्रम सिंह वहीं जम गया। लक्ष्मी को अचानक कुछ याद आया। उन्होंने अपने पर्स से एक छोटा सा कपड़े का बंडल निकाला। उसके अंदर चांदी का एक पुराना कड़ा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, विक्रम रोहन सिंह। जैसे ही विक्रम सिंह ने वह कड़ा देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से उसे पकड़ा। हाँ, यह वही है। ये कड़ा मैंने अपने बेटे के लिए बनवाया था। ऑफिस में विक्रम सिंह ने अपनी कहानी बताई। 20 साल पहले उनका एक खुशहाल परिवार था। उनका एक 2 साल का बेटा था। एक तूफानी रात में उनकी पत्नी बच्चे को लेकर नाव से अपने मायके जा रही थी। नाव नदी में पलट गई। उनकी पत्नी को तो बचा लिया गया, लेकिन उनका बेटा लापता हो गया। उन्होंने महीनों तक उसे खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। इस सदमे से उनकी पत्नी बीमार पड़ गई और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब से वह अकेले ही जी रहे थे। कहानी सुनकर लक्ष्मी और रोहन दोनों स्तब्ध थे। विक्रम सिंह रोहन के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे बेटे हो, उनकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। बेटा, मेरे साथ घर चलो। अब तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर लक्ष्मी का दिल बैठ गया। उन्हें डर था कि वह अपने बेटे को खो देंगी। रोहन 2 लोगों के बीच फंस गया था। एक तरफ लक्ष्मी थी, जिन्होंने उसे मौत के मुंह से बचाया था, और दूसरी तरफ उसके असली पिता थे, जो 20 सालों से उसे ढूंढ रहे थे। गांव वापस आकर रोहन ने दोनों को देखा और एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, मैं आपको पिता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपने मुझे इतने सालों तक कितना खोजा होगा, लेकिन मैं माँ लक्ष्मी का बेटा भी हूँ, जिन्होंने मुझे बचाया, मुझे पाला और मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। मेरे लिए यह रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी भी हम दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हम तीनों एक परिवार हैं। एक रात गांव में एक भयानक तूफान आया। बारिश और हवा ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लक्ष्मी की झोपड़ी की छत उड़ गई और दीवारें ढह गईं। अगली सुबह गांव एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। लक्ष्मी की पुरानी झोपड़ी की जगह अब सिर्फ एक खाली ज़मीन और टूटे हुए खंभे थे। जब रोहन को ये खबर मिली तो वह तुरंत एक बड़ी गाड़ी में राहत सामग्री, भोजन, कपड़े, दवाइयाँ और निर्माण सामग्री लेकर गांव पहुंचा। उसके साथ कुछ दोस्त भी थे जो इंजीनियर और मिस्त्री थे। रमेश और माया भी वहां आए। माया ने धीरे से कहा, रोहन, मुझे माफ़ कर दो। पहले जो भी हुआ वह मेरी गलती थी। हम गांव वालों की मदद करना चाहते हैं। रोहन ने सिर हिलाया। अगर मदद करना चाहते हो तो सबके साथ मिलकर काम करो। अगले कुछ दिनों में पूरा गांव फिर से जीवंत हो गया। रोहन ने सबके साथ मिलकर काम किया और आधे महीने से भी कम समय में लक्ष्मी के नए घर की नींव तैयार हो गई। नए घर के उद्घाटन का दिन एक त्योहार जैसा था। लक्ष्मी का घर अब एक सुंदर पक्की छत वाला मकान था, जिसके सामने एक बड़ा बरामदा
और एक छोटा सा सब्जी का बाग था। घर के एक कोने में एक छोटा सा स्टडी रूम भी था, जिसे रोहन ने गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में पढ़ने की जगह के रूप में बनवाया था। गांव के सभी लोग खुशी में शामिल होने आए। रोहन ने माइक पकड़ा और कहा, अगर माँ लक्ष्मी न होती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं ये घर सिर्फ इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मेरी माँ को एक मजबूत छत मिले, बल्कि यह याद दिलाने के लिए भी कि मैं कहीं भी रहूँ, मेरी जड़ें यहीं हैं, इस गांव में, उस माँ के पास जिसने मुझे बचाया और पाला। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। विक्रम सिंह भी वहाँ थे। उन्होंने लक्ष्मी को एक मोटी बचत पुस्तिका दी और कहा, आज से मैं आपको दीदी कहूँगा, क्योंकि आपने मेरे बेटे को पाला और उसे एक अच्छा इंसान बनाया। लक्ष्मी ने पुस्तिका ली, लेकिन कहा, पैसा कीमती है, लेकिन एक अच्छा इंसान सबसे कीमती होता है। मैंने उसे किसी चीज़ की उम्मीद में नहीं पाला था। एक कोने में माया चुपचाप बैठी थी। उसका सिर शर्म और पछतावे से झुका हुआ था। नए घर के उद्घाटन के बाद रोहन ने आधिकारिक तौर पर लक्ष्मी चैरिटेबल फाउंडेशन नामक एक छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की। यह कोष क्षेत्र के गरीब और मेधावी बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के लिए था। लक्ष्मी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष शांति और खुशी में बिताए। हर सुबह वह अपने नए घर के बरामदे में बैठकर चाय पीती और बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती। रोहन, लक्ष्मी और विक्रम सिंह तीनों ने मिलकर एक नया परिवार बनाया, जो खून के रिश्ते से नहीं बल्कि प्यार और बलिदान से जुड़ा था। जब लक्ष्मी ने अपनी आखिरी सांस ली, तब भी उनके घर के बगीचे में फूल खिले हुए थे और बगल के स्टडी रूम से बच्चों की हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। रोहन अपनी माँ की कब्र के पास खड़ा था। उसका दिल शांति से भरा था। उसने एक सबक सीखा था, दया चाहे वह एक गरीब व्यक्ति से ही क्यों ना मिले, किसी की भी किस्मत बदल सकती है। और इसी चीज़ ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। कुछ रिश्ते खून से शुरू नहीं होते, लेकिन वे किसी भी खून के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत होते हैं।